शुभ संध्या और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, नेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी में हम लोग आज भाग लिए हैं और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है 849 डे है 7 अगस्त का। और आज इसके पहले कि हम आगे शुरू करें, हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। धन्यवाद। आज हमारे स्पीकर बहुत ही वेल नोन दिल्ली से डॉक्टर संकेत गुप्ता जी हैं, जिनका विषय है रोल ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग रेयर एंड इनक्योरेबल डिजीज। और जैसा कि आप जानते हैं, ये रेयर और इनक्योरेबल डिजीज के लिए ही होम्योपैथी जाना जाता है। तो आज संकेत जी हम लोगों को इस विषय में बताएंगे। संकेत जी का मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर संकेत जी डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी के सुपुत्र हैं और दिल्ली में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक जो ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है मेडिकल साइंस का, इसमें ये कार्यरत हैं, इसमें साथ में काम करते हैं। इन्होंने एमडी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और ये सेक्रेटरी हैं इस ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड साइंस के, और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं और तथा एडिटर हैं। आपको जो ओम विद्या वाला संस्था है वह एक न्यूज लेटर निकालती है, उसकी ये एडिटर भी है। इन्होंने काफी अवार्ड्स को प्राप्त किया है, डॉक्टर जुगल किशोर अवार्ड, स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड, ऐसे करके अनेकों अवार्ड है। और इन्होंने काफी प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंट किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तथा सोशल एक्टिविटीज में भी इनका काफी अच्छा रोल रहा है। तो इसके साथ में हम डॉक्टर संकेत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपना आप लेक्चर्स आप शुरू कर सकते हैं। Dr. Over to you, Sanket. You can start now. Good evening, sir. Thank you so much. Thank you for the wonderful opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप सभी के आशीर्वाद से एंड डॉक्टर हैनमैन के आशीर्वाद से आज होम्योपैथी इस मुकाम पे पहुंची है कि हम मुझ जैसे यंग डॉक्टर्स भी होम्योपैथी की इनक्योरेबल और असाध्य रोगों में, दुर्लभ रोगों में, जहाँ पे इलाज बता दिया जाता है कि बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, स्पेशली एलोपैथी से, कि है ही नहीं, उसमें हम होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि कैसे एक होप की तरह एंड एक संजीवनी बूटी की तरह होम्योपैथी कई बार ऐसे रोगियों के लिए सिद्ध होती है। तो ऐसे कुछ डिजीजेस जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो बेसिकली 2 डिजीजेस जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक पहला है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एंड दूसरा है स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया। ड्यू टू अभी भी आई मीन आई एम अनेबल टू, माय लैपटॉप इज स्टिल नॉट इन वर्केबल कंडीशन, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ मैं थोड़ा सा उसके पहले डिजीजेस के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा, फिर मैं अपने केसेस प्रेजेंट करता हूँ, ताकि तब तक मेरा लैपटॉप भी फंक्शनल कंडीशन में हो जाएगा। पहला डिजीज जो, जैसे कि मैंने कहा, इज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर आई वुड से, जन्म से ही आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके स्किन पे ब्लिस्टरिंग शुरू हो जाती है। ब्लिस्टरिंग यानी कि छोटे छोटे फफोले से बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्लाइटेस्ट फ्रिक्शन से, हल्की सी भी स्किन किसी भी चीज से रब होगी या टच होगी इनफैक्ट, तो हल्का सा भी, माइनर ट्रॉमा भी नहीं, इवन स्लाइटेस्ट फ्रिक्शन कैन कॉज ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन। तो उस ब्लिस्टरिंग से क्या होता है कि क्योंकि बच्चा है, उसका अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं होता है ऑब्वियसली, और हम उसको बहुत देख रेख से भी संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, पर फिर भी क्योंकि फ्रिक्शन है, तो इवन अगर आपस में बाजुएं भी टकरा रही हैं तो बाजुओं के फोल्ड्स में फ्रिक्शन हो जाता है, ब्लिस्टरिंग हो जाता है। बच्चे ने हाथ अपना खुजाया,
पैर खुजाया या इवन फेस पे खुजाया तो वहां पे ब्लिस्टरिंग हो जाती है। और ये ब्लिस्टरिंग इतनी घातक हो सकती है कि इट कैन रीच टू सिस्टमिक लेवल, इवन इन एलिमेंट्री कैनाल में, ओरल म्यूकोसा में, एनल रीजन्स में भी ब्लिस्टरिंग के कारण सिवियर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इवेंचुअली बच्चों में या डेथ हो जाती है या कंप्लीटली वेजिटेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्लिस्टरिंग की वजह से नेल्स चले जाते हैं, फोल्ड्स ऑफ जॉइंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और जब बच्चे की चलने की स्थिति होती है, जो चलने की उम्र होती है 1 साल तक वो पहुंचता है, तब तक सारी प्रॉब्लम उसकी बढ़ चुकी होती है और ग्रोथ एकदम रुक जाती है एंड कई केसेस में डेथ हो जाती है। तो क्योंकि ये सिस्टमिक है एंड क्योंकि ये जेनेटिक है तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं। देयर इज ईबी सिंप्लेक्स, देयर इज ईबी हेमिडेस्मोसोमल, देयर इज ईबी जंक्शनल एंड देयर इज ईबी डिस्ट्रॉफिक। मैं एक सेकेंड, आई वांटेड टू शो, क्या मैं मोबाइल के थ्रू भी शो हो सकता है स्क्रीन? मुझे हाँ होता है जी। मैं फिर 1 मिनट, क्योंकि लैपटॉप में काफी इशू आ रहा है, आई डोंट नो हो क्यों रहा है ऐसा सडनली। मैं एक्चुअली विद पिक्चर्स दिखाना चाह रहा था कि किस तरह के केसेस हमें दिखेंगे ऐसे में। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसमें ऑब्वियसली डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स का बहुत रोल रहता है। जितना रिसेसिव होता है उतना ज्यादा घातक होता है। तो इसमें ईबी सिंप्लेक्स इज वन ऑफ द केसेस जहाँ पे हमारी उम्मीद ज्यादा रहती है ठीक करने की। बट जो जंक्शनल एंड इवन डिस्ट्रॉफिक रहते हैं, दे आर कंप्लीटली सिफिलिटिक इन नेचर एंड उसमें क्योर तो अभी तक अचीव नहीं कर पाया हूं मैं। आई एम श्योर और डॉक्टर्स कर पाएंगे। बट उसमें भी हम बहुत हद तक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। मैं उसमें उसके भी कुछ केसेस शेयर करूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम वो चीज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 2 more minutes, मैं फोन के थ्रू ही करता हूँ इसको। राइट, सो दिस इज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, एज आई वाज सेइंग। सो कॉजेज जैसे मैंने कहा कि एटियोलॉजी इज जेनेटिक एंड इसमें यूजुअली शार्फिंग ऑफ द स्किन इज सीन। मतलब जैसे मैंने बोला कि हल्की सी भी स्किन रब होगी या फ्रिक्शन क्रिएट होगा या इवन रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट जनरेट होगी तो भी ब्लिस्टरिंग फॉर्मेशन होगी जो कि पेशेंट को दिक्कत दे सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स, एज आई सेड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड वैरायटी ऑफ ईबी, उसमें यूजुअली बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है एंड रिसेसिव फॉर्म जैसे मैंने कहा बहुत सिवियर होते हैं। ये देखिए, आप पिक्चर से देख सकते हैं, ये दिस इज अ टाइप ऑफ ईबी सिंप्लेक्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा है। दिस इज डिस्ट्रॉफिक। यू कैन सी कि पूरा एक जो अपर लेयर ऑफ स्किन है दैट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट ब्लिस्टरिंग यू कैन सी। एंड दिस इज जंक्शनल। जंक्शनल मींस कि स्किन के फोल्ड्स पे ब्लिस्टरिंग हो जाएगी, बुल्ला फॉर्मेशन होगी। ये कंप्लीट फ्लूइड फिल्ड बुल्ले होते हैं, बड़ा बड़ा, जिसको पेशेंट को यूजुअली पंक्चर करना पड़ता है एंड फिर ड्रेसिंग करना पड़ता है एंड इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज द पेशेंट। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे केसेस में, क्योंकि अब इतनी सिवियर डिजीज है एंड इवन मुंह के अंदर भी ब्लिस्टरिंग हो रही है, तो बच्चा खाना भी नहीं खा पाता है ठीक से, दूध भी नहीं ले पाता है, क्योंकि मुंह के अंदर भी ब्लिस्टरिंग हो जाती है, टंग पे भी ब्लिस्टरिंग हो जाती है, ब्लड एंड प्लस फिल्ड बॉयल्स हो जाते हैं। सो एनीमिया, डेथ, esophageal stricture, eye disorders including blindness, infection which can cause sepsis, and sepsis ultimately may lead to death, loss of function in hands and feet, as I said, क्योंकि complete contracture हो जाता है, muscular dystrophy obviously, periodontal diseases, severe malnutrition due to feeding difficulty,
and squamous cell skin cancer in severe cases, दो रेयर। अब इसमें होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहता है? एंटी माइasmatic अप्रोच इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्टेन टाइप्स आर कंप्लीटली सिवियर एंड ऑब्वियसली द होल डिजीज इज सिवियर, बट जो डिस्ट्रॉफिक और जंक्शनल टाइप है दे आर कंप्लीटली सिफिलिटिक। मैं एक दो केसेस आगे विद पिक्चर्स शेयर करूंगा कहाँ कैसे सिफलाइनम ने और मर्कसोल ने वहां पर अमेजिंग रिजल्ट दिया, एंड जस्ट बेस्ड ऑन द syphilitic aspect of the case. Then the importance of intrauterine history, as it is a congenital disease and a genetic disease. So obviously intrauterine history becomes extremely important, especially for us homeopathic doctors. अब मैंने यहाँ पे क्लिनिकल एंड पैलिएटिव अप्रोच भी लिखा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम ऐसे केसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, वी कैन नॉट बी ओवर एम्बिशियस, वी शुड नॉट, हमें ये नहीं सोचना कि हमें बस इसको चमत्कार कर देना और बस ठीक कर देना है। अक्सर ऐसे केसेस में गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। हम अगर इस ऐसे पेशेंट्स को मैनेज भी करवा सकें, स्पेशली जो सिवियर फॉर्म्स हैं, तो भी उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, उनके पेरेंट्स और अटेंडेंट्स की सिचुएशन भी बहुत बेटर हो जाती है। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी नीड टू गिव द क्लिनिकल मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर। सो दिस इज द फर्स्ट केस। ये एक बच्चा मेरे पास 9 दिन का था, 12 दिन का था जब मेरे पास लाया गया था। एक फौजी का बेटा था, जितेंद्र नाम था इसका। ही वॉज बोर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल 9वें दिन, बट 9th डे पे एक बहुत बड़ा बुल्ला इसकी लेफ्ट थाई पे डेवलप हुआ। फ्लूइड फिल्ड इरप्शन बर्स्ट ओपन द नेक्स्ट डे वो पूरा फुट गया, एंड एक थिक येलो कलर्ड स्कैब्स फॉर्म हुए। स्किन स्टार्टेड पीलिंग ऑफ इवन ऑन द स्लाइटेस्ट टच। हल्का सा भी, जब वो मेरे पास लाया गया था, हल्का सा स्किन को मैं टच भी कर रहा था तो उसकी स्किन उतर रही थी। There was no discharge. There was no pain. Child was seemingly in no distress. Okay, this is very important. It was a full-term vaginal delivery. Pregnancy was absolutely uneventful and was done at home. ये था बच्चा जो लाया गया था। आप इसका हाथ देख सकते हैं, ये देखिए हाथ पर कैसे पूरा आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। चेहरा देखिए, चेहरे पे ये इतना बड़ा ऐसे ये स्कैब्स फॉर्म हो गए थे। पहले ब्लिस्टर्स फॉर्म हुए, तो फिर उसके बाद जब वो फुट गए तो ऐसे स्कैब्स फॉर्म हो गए। ये देखिए पैर, ये इस कंडीशन में लाया गया था बच्चा। ऑन द 12th डे ही वॉज बॉर्न। ये इसके हाथ देखिए, कान में भी है देखिए। तो दिस वॉज द ह्यूज बुल्ला दैट बर्स्ट ओपन। ये देखिए, कैन यू अप्रिशिएट सर? पता लग रहा है, है पता लग रहा है? काम चलाऊ है सर, हो जाएगा। जी सॉरी सर। सो इसको सल्फर 30 दिया मैंने, एंड कैलेंडुला एक्सटर्नल मदर टिंचर अप्लाई करने के लिए नहीं, बेसिकली वॉश करने के लिए। सो इफ ऐसे केसेस में सुपर इम्पोज इन्फेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज द स्किन इज शैफिंग अवे, द स्किन इज गेटिंग ब्लिस्टर्ड ऑल द टाइम। सो इट इज इट इज सॉइल फॉर बैक्टीरिया, इट इज सॉइल फॉर इन्फेक्शन। तो सबसे बढ़िया एंटीसेप्टिक मेडिसिन जो भी अवेलेबल है पूरी दुनिया में, मैं बहुत शान से कहता हूँ, वो होम्योपैथी में, और वो है कैलेंडुला। इट इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक लोशन और मेडिसिन दैट वी कैन प्रोवाइड, एंड व्हेन एक्सटर्नली अप्लाइड ऑन वुंड्स ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इट प्रिवेंट्स एनी सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। इसलिए कैलेंडुला, छोटा बच्चा है 12 दिन का, उसको नहाना नहलाना भी नहीं है, तो सिर्फ उसमें कैलेंडुला पानी में डाल के मलमल के कपड़े से नॉर्मल उसको स्किन को साफ करना है। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन था। एंड ये देखिए, बाय द 4th डे इटसेल्फ, चौथे दिन पर ही द चाइल्ड वाज मच बेटर। यू कैन सी द स्कैब्स हैव रिड्यूस्ड मच मच मच, बहुत कम हो गई है स्कैबिंग, और स्किन नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई है चौथे दिन पे ही। सो बाय दैट टाइम स्किन हैड बिकम मच बेटर 20वें दिन तक, एंड नॉर्मल टेक्सचर रीगेन हो गया था।
बट देयर वाज अ स्मॉल पिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन हुई थी, एक हाथों पे उसके व्हाइट स्पॉट से आ गए थे, व्हाइट पैचेस से आ गए थे, जिसके लिए मैंने उसको हाइड्रोकोटाइल 30 दी थी बीडी फॉर 2 days, एंड बाय दैट टाइम डीपिगमेंटेशन आल्सो रिड्यूस, वो भी ठीक हो गया, एंड कंप्लीटली विद इन 1 month ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही वाज मच बेटर, completely recovered. This is his situation in just 1 month of homeopathic treatment. Completely, you can see, was completely cured. आप उसका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ हो चुका है, हाथ देखिए, पेट देखिए, ये देखिए. I hope you all can appreciate. ये देखिए, ये इसका बैक, इफ यू रिमेम्बर, जो पूरा स्कैब्ड था, with just single dose of sulfur 30 and external application of calendula mother tincture. He was completely cured in just 1 month. Completely restored, and never again, he's 13 years old now, and never again the scabs appeared, never again the blistering appeared, nothing at all. This was the magic of homeopathy. So now coming to my second case, this is a slightly longer case. इसमें 4 महीने की बच्ची आई थी मेरे पास हैदराबाद से, कंप्लीट ब्लिस्टरिंग थी ऑल ओवर, फिंगर्स पे, टोज पे, फोरहेड पे, फेस पे, एंड इसको ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी थी, बिकॉज इसकी इनर लाइनिंग में भी ब्लिस्टरिंग थी. इवन फेरिंग्स, आई विल शो वीडियो कि उसके ब्रीदिंग में कितनी डिफिकल्टी थी, एंड हाउ दैट चाइल्ड वाज when she was brought to me, she was still, she was still under hospitalization. She was hospitalized when that case was brought to me. इसकी हिस्ट्री में ये है कि द मदर हैड 2 miscarriages अर्लियर बिफोर शी वाज बोर्न, एंड दिस शी वाज बोर्न थ्रू IUI, एंड मदर हैड जेस्टेशनल डायबिटीज आल्सो, फॉर व्हिच शी वाज पुट ऑन इंसुलिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. पेरेंट्स वर डिस्टेंट रिलेटिव्स. अब इस एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें कंसैंग्विनस मैरिजेस की वजह से, ये मैंने बहुत देखा है, इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है, रीजन भी है कि कंसैंग्विनस मैरिजेस की वजह से, यानी मैरिज हैपनिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जो कि यूजुअली हम मुस्लिम्स में बहुत देखते हैं, या इवन कुछ हिंदू कास्ट में बहुत देखते हैं, कि बिटवीन रिलेटिव्स, भाई बहनों में या मामा भांजी में शादियां हो रही है, एंड उस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स अपीयर होते हैं. तो जो गोत्र की बातें हम सुनते हैं और वो मिलाते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करी जाती, इसीलिए नहीं करी जाती बिकॉज चाइल्ड might develop genetic disorder whoever is born. So these family members, these parents, ये दोनों आपस में relatives थे. तो ये एक वीडियो है इसका कि ये कैसे ब्रीथ कर रही है. ये यू कैन सी द डिफिकल्टी. सोते समय भी वीजिंग साउंड भी है, एंड आप फेरिंग्स का पूरा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं. And this she was after homeopathic treatment in just less than 2 weeks. You can see breathing is much better now. Wheezing is still there, थोड़ी सी थी, but much better. अब ऐसे केसेस में जब मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वी हैव टू बी केयरफुल, एंड वी हैव टू बी पॉइग्नेंट अबाउट कि कौन सी चीज पहले ठीक करनी जरूरी है. अब रेस्पिरेटरी, एज डॉक्टर हैनमैन एंड ऑल आवर स्टॉलवर्ड्स ऑलवेज सेव द वाइटल ऑर्गन फर्स्ट. सो रेस्पिरेटरी थिंग, बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, अब सीधा जान पर ही बात आ रही है, तो ऑब्वियसली पहले रेस्पिरेटरी चीजें ठीक करनी जरूरी बन जाती हैं. And she was sleeping very peacefully after this. अब इस केस में, क्योंकि ये केस 4-5 साल चला, इस केस में जो मेडिसिन यूज करी मैंने, वो सिफिलाइनम 200, मर्कसोल 200, कॉन्ड्यूरैंगो 30,
Antimtart 30, Sambucus nigra 30, tuberculinum 200, and sulfur 30 at various aspects and various stages of the disease. जो शुरुआत में आपने देखा जहां पे बहुत इसको वीजिंग वगैरह थी, वहां पे सैम्ब्यूकस नाइग्रा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मुझे, जो आपने रेस्पिरेटरी ट्रबल देखा। अलॉन्ग विद ब्लाटा भी दिया था उस टाइम पे उसको, बीच में यहाँ पे मेंशन नहीं है, ब्लाटा 6 पोटेंसी में दिया था, दैट ऑल्सो गेव अ वेरी गुड रिजल्ट, एंड विद इन 2 weeks शी वॉज आउट ऑफ द हॉस्पिटल। सो शी वॉज ब्रॉट टू मी इन दिस कंडीशन। इफ यू सी, इसका नोज पूरा पूरा ब्लिस्टर्ड है, पूरा डिस्ट्रॉफिड है, ये देखिए, आइस पे भी था ये क्योंकि पूरे सब जगह धीरे धीरे इसकी बेटर हुई है। देखो नोज एरिया पूरा आफ्टर सिफलाइनम, दिस वाज ड्यूरिंग सिफलाइनम डेज। ये देखिए नोज एंड कॉन्ड्यूरेंगो वाज गिवन, गेव अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस केस। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ पे, नोज पे जो ब्लिस्टरिंग होती है, उसमें कॉन्डुरेंगो डज गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। यू कैन सी इसमें धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो गए, एंड टुडे शी इज completely फाइन। दिस इज अन्युता with her dad in Hyderabad, completely cured, no medicine now, but it took her almost 5 years to get completely cured, no remissions. अब ये थोड़े से, अब मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ बिफोर आफ्टर के कुछ केसेस में। ये एक बच्चे के, जैसे यहाँ पे मैंने सिना दिया था, इसके चिन पे देख रहे हैं आप ब्लिस्टरिंग हुई हुई है, एंड इसमें सिना देने का सिर्फ एक ही सिम्टम था मेरे पास, कि ये मिट्टी खाता था। ही वुड एंड डिग हिज नोज, वर्म्स इन्फेस्टेशन था, और कोई सिम्टम नहीं था, तो सिर्फ सिना दिया एंड ही बिकेम कंप्लीटली ऑल राइट। दिस वॉज अ वेरी टफ केस। दिस चाइल्ड वॉज अगेन ब्रॉट टू मी। आप अगर आप इसका हेड देख रहे हैं, ही वॉज स्मेलिंग लाइक एनीथिंग, एंड ही वॉज, इतना सिवियर डिस्चार्ज था इसका, एंड इतना रो रहा था ये बच्चा, दैट इट वॉज, मतलब एक्सट्रीमली इन्फेक्टेड स्टेट में था इसका हेड, पूरा ये ब्लिस्टरिंग होके, पस फिल्ड होके इसका सिर ऐसा हुआ था, एंड विद इन जस्ट 3 days ऑफ पायरोजन 30 ही वॉज कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम दिस कंडीशन। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय जो पॉइग्नेंट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, जो एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, जो पेशेंट को तंग कर रही है, वो कैसे ठीक किया जाए। ये देखिए, ये एक बच्चा, दिस दिस चाइल्ड इज फ्रॉम इजराइल, सॉरी कनाडा, दिस वन इज फ्रॉम कनाडा। इफ यू सी, ये बैक पे पूरा, ये ईबी सिंप्लेक्स का केस है। He was completely cured with phosphorus. A very happy-go-lucky child. He also took almost 1.5 years, but he was completely cured. ये डिस्ट्रॉफिक का केस है, ये देखिए, ये सिफलाइनम से ठीक हुआ। ये हमारी जर्मनी की पेशेंट है, ये जर्मनी की पेशेंट है। इसका ये शोल्डर पे इतना बड़ा हो गया था, सॉरी, एंड शी वॉज completely healed with syphilinum 200. And this boy from Israel, ये इसको बचपन से 15 साल की उम्र तक, ही इज 15 नाउ, 15 साल की उम्र तक कभी भी इसका चेहरा क्लीन नहीं रहा था, एंड विद होम्योपैथी कार्सिनोसिन 200 you can see the improvement. He was brought to me in this state, and just I would say less than 2 months, completely gone, completely gone. So this is the magic of homeopathy that I wanted to elicit, कि जैसे सर ने शुरू में कहा कि होम्योपैथी जानी जाती है असाध्य रोगों के लिए, दुर्लभ रोगों के लिए, बट जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब हमें पढ़ाया जाता था, तब इतना नहीं हम कॉन्फिडेंस से कह पाते थे कि हम असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। बट विद होम्योपैथी, एंड थैंक्स टू ऑल आवर स्टॉलवर्ट्स एंड द नॉलेज वी हैव गेन्ड ओवर द इयर्स, होम्योपैथी के माध्यम से एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा के कई केसेस में मैं अच्छे से हेल्प कर पाया हूं बच्चों की।
Now, the second disease that I want to discuss about is spasmodic dysphonia. This is a neurological disorder, again a very rare neurological disorder, again which is said to be incurable. इसमें क्या होता है कि आवाज एकदम चली जाती है, धीरे धीरे, मतलब बहुत टूट टूट के निकलेगी या बहुत धीरे निकलेगी, विस्परिंग की तरह निकलेगी, पेशेंट को बोलने में बहुत स्ट्रेन लगेगा, आवाज लगेगा कि लड़की की तरह निकल रही है, इस तरह निकल रही है। लैरिंजियल डिस्टोनिया भी कहा जाता है इसको। एंड इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एडक्टर एंड एबडक्टर, एंड जो तीसरा जो मिक्स्ड फॉर्म होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। सो एडक्टर मींस एड। सो एड मींस इसमें क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे आर स्टक टुगेदर, मतलब चिपकी हुई हैं आपस में। जो इसमें स्ट्रोबोटमी किया जाता है, लैरिंगोस्कोपी किया जाता है देखने के लिए कि वोकल कॉर्ड्स में क्या इशू है। तो वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट में स्पाजम्स होते हैं, जिस वजह से आपस में फड़फड़ाते हैं वोकल कॉर्ड्स एंड स्टिफ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एकदम, जिस वजह से आवाज नहीं निकल पाती। वर्ड्स आर ऑफन कट और डिफिकल्ट टू स्टार्ट, मतलब पेशेंट कोशिश भी करेगा बोलने के लिए तो उसको आवाज में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, आवाज निकलेगी ही नहीं। स्पीच में भी चॉपी और स्टटरिंग। चॉपी एज इन की रुक रुक के कट कट के आएगी, या बिल्कुल ही टूट टूट के आएगी। स्ट्रेन्ड और स्ट्रैंगल्ड वॉइस लगती है। एंड स्पाजम्स आर यूजुअली एब्सेंट। जब भी ये पेशेंट जोर से हंसेंगे या गाएंगे या चिल्लाएंगे तो इनकी आवाज बहुत अच्छे से निकलती है। क्यों? क्योंकि इट इज द थ्रो ऑफ द वॉइस इज मोर देन, एंड उसमें वो उतना स्लैमिंग नहीं होती, सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं होते, इसलिए वो somehow I think it happens. But I have noticed stress in all such patients is the biggest cause कि जिस वजह से ये होता है, all spasmodic dysphonia. Similarly, abductor means to be away, subtract. So like adductor is add, abductor is to be away. So vocal cords are wide open यहाँ पे। तो इसमें बिल्कुल आवाज लगेगी जैसे विस्परिंग हो रही है, बहुत ही धीरे आवाज आएगी, बहुत ही धीरे। एंड अगेन ये भी एब्सेंट होता है ड्यूरिंग लाफिंग एंड सिंगिंग। Mixed spasmodic dysphonia is where both the types are there. So my first case is maybe homeopathic approach is through, obviously, as I said, stress management बहुत important है, constitutional medicine and organ specific medicine ही जाती है, and mental generals and precipitating factors को incorporate करना obviously बहुत important है. So my first case is Shishir Kumar. He's an engineer. He came with a very feeble voice, strained while speaking, breathlessness, सांस फूलता था बोलते समय, and hair fall था। जब ये आया तो 2-3 महीने पहले ही इसको स्टार्ट हुआ था स्ट्रेन वाइल स्पीकिंग, एंड वॉइस हैड टू, मतलब स्टार्टेड टू क्रैक। अपने आप ही बोलते बोलते वो आवाज टूटने लगी थी, एंड इतना धीरे हो गई थी आवाज, ऐसा लगता था लिटरली जब ये आया था कि इसके यही वर्ड से सर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लड़की की तरह बोल रहा हूँ। He was thirstless and chilly, but very nervous and anxious person. Very nervous and brooding and indecisive, confused, and usually अपने इमोशंस शेयर नहीं करता था। तो मैंने पहले इसको इग्नेशिया दी थी, इग्नेशिया 200, बिकॉज ही हैड हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ एंड ही वाज नॉट ओपनिंग अप, हार्ड नट टू क्रैक। तो इसलिए मैंने इसको पहले इग्नेशिया दी थी, बट कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर इग्नेशिया 1M दी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर काली काप भी दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इसको एंजाइटी काफी रहने लगी तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M दिया था एक बार, बट अगेन बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा। अर्जेंटम मेटालिकम भी दिया, देन आई ट्राई टू थिंक कि मे बी लेट मी गो टू एन ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन, बट उसमें फिर अर्जेंटम मेटालिकम दिया, हल्का इंप्रूवमेंट हुआ बट नथिंग मेजर। Then I reevaluated the case, and on reevaluation I realized that he's more of a gelsemium kind of a person, and gelsemium again Allen's में लिखा है कि muscular coordination and even anticipatory anxiety में it is a wonderful medicine. So I gave him gelsemium, and with gelsemium it was brilliant results. Voice started getting much better, no strain while speaking,
and he was completely cured in say I would say in about a year or two's time, within 1 से 2 साल के बीच में, without any speech therapy. That is very important. No speech therapy, only homeopathy. And this is his video. Hello everyone. My name is Shishir Kumar and I am from New Delhi, India. I want to share my experience regarding one of the issue which I have faced a few years back. I was suffering from a throat vocal voice disorder, and it's spasmodic diaphonia. So around 7 or 8 years back, I just faced difficulty in speaking. Uh, like it was very much strained. My voice was coming very low, and a lot of pain was there. And I need to speak with a very much effort, and voice was coming very low, and it was not a continuous. So this issue initially I was totally blank. What is this? So I went through a lot of tests like lung test, then ENT test, and all those like speech therapies, all the things. But means I could not able to figure it out. Everybody has did the test, and I just nothing was coming. I was not able to find what is this. So then I thought, let's try. Why not homeopathics in this? So I just went through. I just went to Dr. Sanket Gupta in OVM's clinic. So there initially he checked and started curing for this issue, and it took some time. Like initially means I was means initially I was not very much confident that this will work. So I thought, just let's try it. Tried everything here and there, and nothing was successful. So I thought, let's try this one also, one thing. So he tried and tried combinations of his medicines, and then after that a few months, like around 2 3 months, then I seen little bit improvement in that. So there I started gaining the hope that this issue can be cured. Because parallelly along with him, I was also searching a lot on the net that what is this. Because once this issue was there, I was very much demotivated and losing my confidence that why is the main thing, and if we are unable to speak properly, then what I will do in my whole of the life. So I was very much tense, and I was started searching, researching on a lot on the net. I came across lot of people in abroad like this issue. Then I came across that, and Dr. Sanket Gupta also means he also told that there is this kind of issue is there, that spasmodic diaphonia is there. So then I was looking on the net that there is no proper cure for this. In the abroad, people are like taking Botox injection or many others kind of thing, which can give a relief, for temporary relief, but not the permanent relief. But I don't wanted that kind of things, because it is not easy to take injection or any other kind of thing, or any other kind of medicines which is temporary and it will be lifelong. So you can see how beautifully he is explaining his thing. कितने अच्छे से बात कर पा रहे हैं. काफी उनका थोड़ा लंबा वीडियो है, तो मैंने कहा पूरा इतना ऑलरेडी हम टाइम लूज कर चुके हैं. आई डिड नॉट वांट टू लूज मोर टाइम. व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग कि कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा था. इवन बोटॉक्स लेते हैं लोग इसके लिए, और वो भी सक्सेसफुल नहीं होता. बट होम्योपैथी से करीब 2 साल के अंदर अंदर ही वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड. उसके बाद उनकी शादी भी हुई. आज अब उनके 2 बच्चे भी हैं. ही इज हैप्पीली मैरिड, एंड कभी भी उनको कॉन्फिडेंस में कोई कमी फील नहीं होती, एंड उनकी आवाज एकदम परफेक्ट है. सो माय सेकंड केस इज नाउ मिस्टर शकील अहमद फ्रॉम पाकिस्तान. वो मौलाना है. जब वो मेरे पास आए थे तो उनकी नौकरी चली गई थी, मौलवी साहब की बोलने की. उनकी पब्लिक स्पीकर है, तो उनकी नौकरी चली गई थी क्योंकि आवाज ही सब कुछ है उनके लिए, और आवाज बिल्कुल जा चुकी थी. कंप्लीट इनएबिलिटी टू टॉक. when he would to try to say something, he would have to make great effort, leading to breathlessness and profound weakness. वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी खा रहे थे, हार्ट पेशेंट भी थे, क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी था, और हाईली प्रिंसिपल्ड एंड गॉड फियरिंग. इनकी अपने
बेटे से बहुत गजब की लड़ाई हुई थी जब इनको पहली बार ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो इनको मैंने इग्नेशिया 1M से ही स्टार्ट किया था अगेन, कि ग्रीफ के हिस्से, बिकॉज ही वाज कंप्लीटली अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ग्रीफ। तो उससे काफी फर्क पड़ा था। एंड फिर मेडिसिन जो यूज किया, अर्जेंटम मेटालिकम एंड स्टैनम मेट 30, जो असली बढ़िया रिजल्ट जिससे केस एक्चुअली खत्म और क्योर हुआ वो स्टैनम मेटालिकम 30। The symptom that held me the most in prescribing Stanamet was straining in voice. He had to strain so much कि सांस फूल रहा है। So that is a guiding symptom for Stannum metallicum, especially in public speakers, and that cured him. You can see his video here. मेरी आवाज बिल्कुल बैठ रही थी। फिर वो आई थिंक 2021 2021 में आवाज मेरी बिल्कुल बैठ गई, कम हो गई और आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। कोई एक वर्ड बोल लिया तो दूसरा वर्ड मैं नहीं बोल सकता था, कंटिन्यूटी नहीं थी मेरी बात। बेसिकली मेरी फील्ड भी स्पीकर की फील्ड है, स्पीचेस होती है मेरी, तो बिल्कुल ही अब मामला खत्म हो गया और एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलता था और आवाज मेरी किसी की समझ में भी बिल्कुल नहीं आती थी। बात मैं कर ही नहीं पाता था। तो फिर यहाँ काफी हमने ट्रीटमेंट की पाकिस्तान में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। तो कैमरा वगैरह डाल के भी देखा, नेशनल हॉस्पिटल, तो वहां उन्होंने ऑलरेडी एक चीज डायग्नोस की थी कि ये स्पेसिफिक डिस्पनिया है। फिर वो नेट पर मेरी बेटी ने उसको सर्च किया तो ये डॉक्टर संकेत गुप्ता का पता चला था वहां से कि इन्होंने किसी की ट्रीटमेंट की थी स्पेसिफिक डिस्पनिया की। तो वो फिर हमने इनसे ऑनलाइन रब्ता किया, तो उन्होंने पूरी बात तवज्जो से देखी और फिर ट्रीटमेंट शुरू करी। और अब तकरीबन तो भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल पहले ही से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज बेहतर हो गई, मेरी स्पीचेस वगैरह भी शुरू हो गई थी। तो लेकिन माइक यूज करना पड़ता था, लेकिन तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट इतनी आ गई है कि माइक भी यूज नहीं करना पड़ता। तो हमारा डॉक्टर वाला वेरी नाइस डॉक्टर संकेत गुप्ता, और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, तो मेरे नजदीक तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मैं तो पूरी दुनिया के हवाले से कहूँगा कि इज द बेस्ट डॉक्टर। और होम्योपैथी के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है इनका कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। फिर उन्होंने मेरे हार्ट के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी मेरी ट्रीटमेंट करी, तो बीपी भी मेरा रात में शूट करता था। तो उन्होंने 12 दवाएं तजवीज की हार्ट के हवाले से भी और बीपी के हवाले से भी, तो वो भी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। ना मुझे बीपी की शिकायत हुई और ना मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम अल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं। और सांस का मामला था मेरा ज़ाहिर वो स्पेस्मेटिक डिस्पनिया में भी, और आई थिंक शायद कुछ हार्ट में भी, इसकी वजह से सांस मेरी बहुत फूलती थी। मैं बोल ही नहीं सकता था कि वो अल्फाज मेरी सांस मेरी साथ ही नहीं देती थी। एक कोई मैं अगर तो मैं अपनी आयत पढ़ना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो बहुत 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 बेहतर। मैं अगर कहूँ कि 92 अबाव, चूंकि वो मेरी हॉस्टेंस भी खत्म हो गई और जो आवाज मेरी बिल्कुल धस रही थी तो वो भी खत्म हो गई, कंटिन्यूटी से मैं बोल रहा हूँ। तो वाला ये कोर्ट डिप्टी डॉक्टर है हमारे, और मेरे तो ये हमारे तो ये फ्रेंडली डॉक्टर है, तो मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ और बहुत इनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और इनके लिए बड़ी मेरी, आप इनकी लैंग्वेज के तो मेरी बड़ी प्रार्थना है इनके लिए कि ये इसी तरह लोगों की खिदमत करें
और लोगों के लिए दुआएं तजवीज करें। और इनको हमारे लिए तो अल्लाह पाक हम कहते हैं अपने, तो ये भगवान कहते हैं। रास्ता तो एक ही जा रहा है भगवान का भी, अल्लाह के रास्ते ही। तो लोगों को सेहत मिले, शिफा मिले, तंदुरुस्ती मिले और इनको खजा मिले। और ये सबसे बड़ी खूबी जो मेरे नजदीक है वो ये कि ये पैसे पर, दौलत पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं, खिदमत पर ध्यान है। और जिसके दिल में खिदमत का जज्बा होता है उसके मामलात को बहुत ज्यादा मेरे नजदीक बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी मिलती है। और ये इज अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर और ग्रेट डॉक्टर। तो ये मेरी एक बातें दी हैं, आपने मेरी बात सब भी सुन ली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से बातचीत कर रहा हूँ और इसके लिए मैं हमेशा अपने डॉक्टर जी के शुक्रगुजार भी रहूंगा और दुआ को भी रहूंगा। और यही मेरी Thank you. This is another case. Actually, वो थोड़ा he becomes emotional, मिस्टर शकील, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली उन पे ही डिपेंडेंट थी एंड उनकी जॉब चली गई थी एंड होम्योपैथी की वजह से उनकी जॉब वापस मिली और सब कुछ अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। तो वो थोड़ा इसलिए ज्यादा ऐसी बातें कर रहे थे। ये एक और पेशेंट है, मिसेस एल्सा एरन। She is a psychologist herself. And imagine a psychologist जो लोगों को काउंसल करते हैं, उनकी खुद की आवाज चली जाए, खुद को ट्रेमर्स इतने आ जाए आवाज में कि वो बात बात भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। एंड जेलसीमियम क्योर्ड हर magnificently. I mean, just listen to her. Okay, my name is Elsa. I was diagnosed with spasmodic dysphonia in 2011. It was very, very difficult at the beginning. Some days I could barely produce any kind of sound. My voice had a strangled quality to it. It really impacted my self-confidence. Sometimes I would have a clear voice, and then other times it would sound like a jumpy record player. That's because of the tremors that were happening inside of my throat. Oh, I want to preface, I always had a mild case of spasmodic dysphonia. There would be times that I could speak normally, and there were other times where I couldn't really speak well. The physicians here in the United States thought that possibly I had a combination of spasmodic dysphonia and muscle tension dysphonia. So in times of stress, or if I was really nervous, that would somehow affect the spasmodic dysphonia. So they kind of work together, not in a positive way. So here in the United States, the recommended course of action is Botox. And I did, in fact, try Botox. I did that successfully for a few years. And in 2018, I ended up leaving the job that I had just because the talking was very difficult and I knew I needed to do something different. And I stopped doing Botox as a result because I no longer had health insurance. So fast forward, I'm part of a global Facebook group of other people with spasmodic dysphonia. And that's how I met Dr. Gupta. I started working with Dr. Gupta in March of 2021. Again, my symptoms were mild, but he could still hear them. They were still affecting my ability to talk with people, my ability to be social. I never wanted to go out. Restaurants were always so challenging for me. And what has happened after 2 years of working with Dr. Gupta is my tremors have almost completely disappeared, which I'm so, so grateful for, Dr. Gupta. And I'm able to go into restaurants with friends. I'm able to be social, which is such a blessing. And now Dr. Gupta is helping me with my ability to project. We first wanted to handle the tremors that were happening. So I still get a little bit caught in my throat, but if someone didn't know I have SD, they wouldn't know. So I'm so grateful. Thank you, Dr. Gupta, for supporting me these last 2 years. You are a blessing. Thank you. Thank you. Right. So thank you everyone for patient hearing. And I hope
this gives especially young doctors like me and or my juniors some hope that with homeopathy we can really move the mountains if if the medicine is right. And जैसे कि सर ने पहले भी कहा था कि होम्योपैथी जानी जाती है आज के डेट में इसी वजह से कि दुर्लभ और असाध्य रोगों का इलाज करती है अच्छे से। तो आई थिंक हम उस सब ऐसे केसेस से कोई पछताए कुछ कोई परे ना हटे, कोई डरे नहीं और हम सब ऐसे केसेस Dr. जरूर लें Sanket, और ठीक लें। Dr. Sanket, there is a question from Dr. Neelam. Please Yes, discuss. sir. Please discuss the symptoms of this case leading to the Gelsemium. सर एक सेकंड। आपने Gelsemium दिया है, उसको केस को डिस्कस करने के लिए बोले। हाँ, जेल्सीमियम कौन से वाला, जो फर्स्ट केस था या इनका जो यूएस वाला था, दोनों में दिया था। Dr. Neelam, can you say which case, the first one or second one? Dr. Neelam, second. ओके, सो एल्सा एज शी सेड, उन्होंने कहा कि ट्रेमर्स बहुत थे वॉइस में एंड अगेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंजाइटी। सो ट्रेमर्स going with anxiety, gelsemium is the best is a great combination guiding towards gelsemium, and gelsemium worked wonders. Fantastic. आवाज में जो भी ट्रेमर्स आ रहे थे उनके, अगर आप अभी भी सुन रहे थे तो 1% 2% आपको ट्रेमर्स फील होंगे जब वो बात कर रही थी। जो स्लाइट, मतलब स्लाइट ट्रेमर्स यू कैन फील। तो बट जब वो आई थी तो आवाज बिल्कुल ऐसे आ रही थी जैसे ट्रेन गड़गड़ 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 ऐसे चलती है, वो ऐसे हल्के हल्के ऐसे ट्रेमर्स आते थे उनकी आवाज में। एंड शी वाज वेरी एंग्शियस पर्सन, दो शी वाज साइकोलॉजिस्ट हरसेल्फ। शी हैड लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड वी वर्क टुवर्ड्स दैट ट्रॉमा। इनकी काफी मैंने काउंसलिंग भी करी थी एंड बट gelsemium was the medicine which actually helped her with her throat and her voice. So this was the case and thank you very much everyone for the patient hearing. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड स्पेशली इतना बड़ा आज टेक्निकल ग्लिच हो गया मेरे साथ, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, बट आई होप मैं कुछ साझा कर पाया, कुछ शेयर कर पाया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ अपनी नॉलेज से कुछ किसी की हेल्प कर पाया, तो आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर संकेत, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन ऑल्दो इट वाज प्रॉब्लम बट नॉट, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अभी ने आपको चैट बॉक्स में कह रहे सुपर सेशन। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू सर। with this I think we are coming to the close of the session and हम लोग के पास में मात्र समय पूरा हो चुका है and we have to close the session now and डॉक्टर संकेत फिर से आइए एक दूसरा। जी सर, इस बार बेटर लैपटॉप के साथ अगले बार अपने बेटर लैपटॉप सर, लैपटॉप को थोड़ा सा ठीक रखिएगा। या ऑफ कोर्स सर। के साथ में हमारा थैंक यू सो मच या आज का थैंक यू सो मच सर, होता थैंक है यू सो और मच, पढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी धन्यवाद सर, साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके थैंक साथ यू। सेशन समाप्त होता है and meeting is handed over to for the English session to Dr. Bindu Raj. So Dr. Bindu Raj, you can start your session right now.